अगर मैं ये कहूँ कि भारत की अगली सिलिकॉन वैली या कह लें भविष्य का सबसे बड़ा टेक हब बैंगलोर, हैदराबाद या पुणे में नहीं बन रहा है, बल्कि एक ऐसे राज्य में आकार ले रहा है जिसे इतिहास ने हमेशा एक अलग ही नजरिए से देखा है। एक कृषि प्रधान राज्य। बिल्कुल। तो शायद पहली बार में किसी को भी यकीन करना मुश्किल होगा। आज के इस गहन विश्लेषण या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, इसमें हम पंजाब के उस शांत लेकिन बेहद आक्रामक औद्योगिक काया पलट को डिकोड कर रहे हैं। एक ऐसा बदलाव जो इस वक्त दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी चर्चा है, क्योंकि जब कोई राज्य अपनी पूरी आर्थिक पहचान बदलने का फैसला करता है ना, तो वो केवल कागजों पर कुछ नए नियम बनाने तक सीमित नहीं होता। सही कहा। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जैसे कि पंजाब औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 और हाल ही में मार्च 2026 में हुए प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट के आधिकारिक दस्तावेज, ये किसी भी सामान्य सरकारी रिपोर्ट से बहुत अलग है। हाँ, मैंने भी जब इन दस्तावेजों को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई उबाऊ सरकारी फाइल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नीति केवल निवेश के आंकड़े नहीं गिनाती है, बल्कि ये गहराई से इस बात का विश्लेषण करती है कि आधुनिक भविष्योन्मुखी उद्योगों को पनपने के लिए वास्तव में किस तरह के इकोसिस्टम की आवश्यकता है। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी है। उन सभी के लिए जो हमेशा कुछ नया सीखने की तलाश में रहते हैं, ये चर्चा एक पूर्ण राज्य परिवर्तन या कह ले टोटल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का एकदम स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। ये समझना बहुत रोमांचक है कि कैसे एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था खुद को एक हाईटेक, समावेशी और विश्व स्तर पर जुड़े हुए औद्योगिक हब में तब्दील कर रही है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जी। क्योंकि इस बड़े बदलाव की शुरुआत जिस तरह से हो रही है वो बहुत ही गैर पारंपरिक है। अक्सर हमने देखा है कि सरकारी नीतियां बहुत ही कठोर होती हैं, एक ही नियम सब पर लागू करने की कोशिश की जाती है, जिसे वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कहते हैं। एग्जैक्टली, वन साइज फिट्स ऑल। लेकिन पंजाब ने अपनी इस नई रणनीति को एकदम पलट दिया है। दस्तावेजों के अनुसार यहाँ पिक एंड चूज का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये पिक एंड चूज दृष्टिकोण सीधे तौर पर सरकार और उद्योग के बीच के पावर डायनामिक्स को बदल देता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब पारंपरिक रूप से देखें तो निवेशक एक आवेदक होता था जो सरकार द्वारा तय किए गए एक फिक्स्ड पैकेज के लिए अर्जी लगाता था कि जो मिल रहा है ले लो। हाँ, लेकिन इस नए मॉडल में 20 अलग अलग प्रोत्साहनों या इंसेंटिव्स का एक खुला मेनू दिया गया है। निवेशक अब एक साझेदार की भूमिका में है जो अपनी व्यावसायिक चुनौतियों के अनुसार खुद अपना पैकेज डिजाइन कर सकता है। अरे वाह! इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां केवल एक फिक्स थाली मिलती है, भले ही उसमें 2 ऐसी सब्जियां हो जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, फिर भी हमें पूरी थाली का पैसा देना पड़ता है। बिल्कुल, और वो खाना बर्बाद होता है। पिछली नीतियां कुछ वैसी ही थीं, लेकिन पंजाब सरकार ने यहाँ एक बुफे सिस्टम लगा दिया है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रही हूँ तो मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत 24 घंटे सस्ती बिजली है। सही बात है। मुझे भारी भरकम लेबर या श्रम पर मिलने वाली सब्सिडी से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा सेंटर में वैसे भी बहुत कम लोग काम करते हैं। मशीनें ज़्यादा होती हैं। वही तो। और वहीं अगर मैं एक टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग लगा रही हूँ तो मेरी प्राथमिकता सस्ती बिजली से ज़्यादा श्रम लागत में मिलने वाली छूट होगी। ये मॉडल निवेशकों को वही चुनने की आज़ादी देता है जो उनके बिजनेस मॉडल के लिए सबसे ज़रूरी है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है और इसी लचीलेपन को एक कदम और आगे ले जाते हुए इस नीति में एक नई कैपिटल सब्सिडी योजना भी शामिल की गई है, जो मुझे लगता है कि सच में गेम चेंजर साबित हो रही है। हाँ, मैंने भी इस कैपिटल सब्सिडी के बारे में स्रोत सामग्री में पढ़ा था, लेकिन मुझे अभी भी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। मतलब आमतौर पर सरकारें तो तब टैक्स में छूट देती हैं जब कोई कंपनी काम शुरू कर देती है और मुनाफा कमाने लगती है ना? जी। फिर ये नई योजना कैसे अलग है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, पारंपरिक टैक्स छूट का मॉडल छोटे उद्योगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम भारी निर्माण या सेमीकंडक्टर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो असली जोखिम शुरुआत में होता है। शुरुआत में? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। बिल्कुल।
एक सेमीकंडक्टर प्लांट को बनने और चालू होने में ही 3 से 5 साल लग जाते हैं, और उसमें शुरुआत में ही हजारों करोड़ रुपए जमीन, मशीनरी और क्लीन रूम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं। बाप रे, हजारों करोड़। हाँ, अब अगर सरकार कहे कि आप पहले 5 साल घाटा सह लें, फिर जब मुनाफा होगा तब हम टैक्स छोड़ देंगे, तो ये किसी काम का नहीं है। इसलिए नई कैपिटल सब्सिडी के तहत सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स में शुरुआत में ही एक सह निवेशक यानी को इन्वेस्टर की तरह पूंजी लगाती है। अच्छा, इससे डेवलपर का शुरुआती कैपिटल एट रिस्क काफी कम हो जाता है। मतलब सरकार जोखिम के उस शुरुआती और सबसे मुश्किल दौर में निवेशक का हाथ पकड़ रही है। और दस्तावेजों में मैंने ये भी देखा कि सेमीकंडक्टर और भारी निर्माण जैसे उद्योगों के लिए इस प्रोत्साहन की अवधि को बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है। बिल्कुल, 15 साल का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि हाई टेक उद्योगों का जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। उन्हें सेटअप होने में ही सालों लग जाते हैं। सही कहा, उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में समय लगता है। छोटी अवधि के इंसेंटिव्स उनके वित्तीय मॉडल के लिए व्यावहारिक नहीं होते। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही शानदार जाल बुना गया है। लेकिन यहाँ एक आलोचनात्मक सवाल उठता है। नीतियां तो बना दी गईं, लेकिन ये सारा निवेश जा कहाँ रहा है? हाँ, आप भौगोलिक वितरण की बात कर रही हैं? हाँ, अक्सर होता यह है कि सारा का सारा विकास राज्य के केवल 1 या 2 बड़े शहरों तक सिमट कर रह जाता है और बाकी के इलाके बस देखते रह जाते हैं। क्या इस नई नीति में इस असंतुलन को रोकने का कोई ठोस तरीका है? इस चिंता को नीति में बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। इसे दस्तावेजों में रीजनल इक्विटी यानी क्षेत्रीय समानता कहा गया है। राज्य यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विकास का लाभ केवल पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर्स तक सीमित न रहे। हाँ, मैंने पढ़ा कि इसके लिए एक बॉर्डर प्रीमियम लाया गया है। जी, 532 किलोमीटर लंबे बॉर्डर बेल्ट, जिसमें अमृतसर और गुरदासपुर जैसे इलाके आते हैं, और साथ ही कंडी क्षेत्र में उद्योग लगाने पर बेस पॉलिसी के ऊपर 25% का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री का इस पर एक स्पष्ट मंत्र भी है कि आश्वासन से नहीं बल्कि रुपयों से जोखिम की भरपाई करना। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए मुझे 25% एक्स्ट्रा बोनस मिल भी गया, लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री तक माल पहुंचाने के लिए ढंग की सड़क ही नहीं है या बारिश में सप्लाई चेन टूट जाती है, तो वो 25% का बोनस सिर्फ कागजों पे ही अच्छा लगेगा ना? लॉजिस्टिक्स की चुनौती। वही तो, लॉजिस्टिक्स की खराब हालत किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रातों रात डुबा सकती है। आपकी ये शंका बिल्कुल जायज है। और कॉर्पोरेट दुनिया में कोई भी सीईओ सिर्फ 25% टैक्स छूट देखकर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाके में अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएगा। बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि ये नीति केवल छूट पर निर्भर नहीं है। उस 25% बोनस के साथ साथ सरकार ने एक बहुत ही ठोस ढांचागत कदम उठाया है। ग्रामीण कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए 168 करोड़ रुपए का सीधा निवेश। अच्छा, तो ये 168 करोड़ रुपए का निवेश किस तरह काम कर रहा है? मतलब क्या ये सिर्फ गड्ढे भरने या पंचायत की सड़कें बनाने का काम है? नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये निवेश एक रणनीतिक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बनाने के लिए है। रणनीतिक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर? जी, इसका उद्देश्य उन सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों को राज्य के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों और फ्रेट कॉरिडोर से निर्बाध रूप से जोड़ना है। जब आप 168 करोड़ रुपए केवल लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर खर्च करते हैं, तो आप असल में उस इलाके का भूगोल बदल रहे होते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार का संदेश ये है कि हम केवल वित्तीय छूट देकर पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं, हम आपके कारखाने से बंदरगाह या बाजार तक का रास्ता भी पक्का कर रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों को मैन्युफैक्चरिंग और भारी उद्योग के लिए सुरक्षित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप शहरों को किसी और चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और यही प्रवेश होता है उस शहरी इंजन का जो इस पूरी नीति को तकनीकी गति दे रहा है। मेरा मतलब है मोहाली। दस्तावेजों में इसे स्पष्ट रूप से उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और मोहाली का ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति काम कर रही है। मोहाली को दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध पैंग्यो टेक्नो वैली के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। पैंग्यो टेक्नो वैली? जी, जिसका केंद्र बिंदु है नवनिर्मित कलकत्ता भवन स्टार्टअप हब। मुझे इस पैंग्यो टेक्नो वैली के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए। ये मॉडल असल में क्या है
और ये मोहाली के लिए इतना प्रासंगिक क्यों है? देखिए, पैंग्योर टेक्नो वैली दक्षिण कोरिया के सियोल के पास एक ऐसा इलाका है जिसे सरकार ने एक विशेष आईटी और बायोटेक हब के रूप में विकसित किया था। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ ऑफिस की इमारतों का समूह नहीं है, ये एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल पर काम करता है। ट्रिपल हेलिक्स मतलब 3 चीजें एक साथ। बिल्कुल, जहां उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और सरकार एक ही इकोसिस्टम में एक साथ मौजूद होते हैं। वहाँ स्टार्टअप्स, बड़ी टेक कंपनियां और रिसर्च लैब्स एक दूसरे के साथ भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे इनोवेशन की गति तेज हो जाती होगी। बहुत तेज हो जाती है। मोहाली का कलकट भवन इसी इकोसिस्टम को रेप्लिकेट कर रहा है ताकि एक युवा को अपनी कोडिंग स्किल से लेकर कंपनी की फंडिंग तक सब कुछ एक ही जगह मिल सके। ये तो एक जबरदस्त अप्रोच है। और ये सिर्फ छोटे स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। दस्तावेजों में बड़े एंकर निवेशों का जिक्र है। जैसे लुधियाना के पास टाटा स्टील का 3,200 करोड़ रुपए का एक ग्रीन प्लांट लग रहा है। इन्फोसिस अपने कैंपस का विस्तार कर रहा है। फोर्टिस अस्पताल 1,000 करोड़ रुपए का अपग्रेड कर रहा है। जी। लेकिन इनमें से एक नाम जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है एवरराइज, जो 2,000 कर्मचारियों वाला एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या कहें जीसीसी स्थापित कर रहा है। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। जी, बताइए। ये जीसीसी असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक कॉल सेंटर या बीपीओ का कोई नया कॉर्पोरेट नाम है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। बीपीओ और जीसीसी में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। देखिए, बीपीओ में अक्सर आउटसोर्स किया हुआ बैक ऑफिस का काम या कस्टमर सपोर्ट होता है, लेकिन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का अपना खुद का इन हाउस हब होता है, जो हाई एंड काम करता है। बिल्कुल, जो उच्च स्तरीय काम करता है, जैसे कि मुख्य सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च या ग्लोबल फाइनेंस को मैनेज करना। अरे वाह। जब एवराइज 2,000 कर्मचारियों का जीसीसी मोहाली में खोलता है तो इसका मतलब है कि वे वहां हाई पेइंग टॉप टियर नौकरियां ला रहे हैं, जिनमें काम करने वाले इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट सीधे वैश्विक प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। और शायद इसीलिए डेटा सेंटर्स और आईटी कंपनियों को लुभाने के लिए मोहाली में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। नीति के तहत आईटी कंपनियों और डेटा सेंटरों के लिए बिजली के टैरिफ को कमर्शियल से बदलकर इंडस्ट्रियल कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसका नतीजा ये है कि अब मोहाली में भारत की सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब देखिए, एक बड़े डेटा सेंटर के लिए सबसे बड़ा कच्चा माल कोई धातु या प्लास्टिक नहीं होता, बल्कि बिजली होती है। सही बात है। उनके सर्वर्स के उनके विशाल सर्वर्स और उन्हें ठंडा रखने वाले कूलिंग सिस्टम 24 घंटे चलते हैं। जब आप बिजली की दरों को कमर्शियल, जो अक्सर बहुत महंगी होती है, उससे हटाकर इंडस्ट्रियल पर लाते हैं, जो रियायती होती है, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती होगी। करोड़ों रुपए कम हो जाती है। एक डेटा सेंटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि ये एक ऐसा वित्तीय तर्क बन जाता है जिसे कोई भी ग्लोबल टेक कंपनी नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। क्या पेंच है? बेहतरीन पैंग्यो स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे सस्ती बिजली का कोई फायदा नहीं है अगर इन इमारतों में काम करने के लिए कुशल लोग ही ना हो। टैलेंट की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि पंजाब एक लंबे समय से प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन के गंभीर समस्या से जूझ रहा है। युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग बेहतर अवसरों के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके का रुख कर रहा है। इस नीति में इस जमीनी हकीकत का क्या समाधान है? किसी भी औद्योगिक क्रांति की असली रीढ़ वहां के लोग यानी ह्यूमन कैपिटल होती है। नीति निर्माता इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए केवल मशीनों और इमारतों पर ध्यान देने के बजाय नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सामाजिक इंजीनियरिंग पर प्रहार करता है। सामाजिक इंजीनियरिंग? दस्तावेजों में इसे रोजगार सृजन सब्सिडी या ईजीएस कहा गया है ना? जी, ईजीएस। इसके लिए खास योजना बनाई गई है। हाँ, मैंने इस ईजीएस का ढांचा देखा। ये कोई फ्लैट रेट सिस्टम नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही सूझबूझ से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अगर कोई कंपनी एक पुरुष कर्मचारी को नौकरी देती है तो सरकार कंपनी को 3,000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी देती है। लेकिन अगर वे महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विकलांग व्यक्तियों को काम पर रखते हैं तो यह सब्सिडी बढ़कर 4,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर ये भर्ती किसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी के लिए होती है तो ये राशि सीधे 7,500 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है। अगर हम
इससे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। फिर क्या है? ये नीतियों के जरिए समाज को आकार देने का एक तरीका है। ये कंपनियों से साफ तौर पर कह रहा है कि डाइवर्सिटी या विविधता अब केवल एक नैतिक जिम्मेदारी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट में छापने वाली बात नहीं रह गई है। तो मतलब इसका ये है कि ये नीति विविधता को सीधे कंपनी की बैलेंस शीट से जोड़ रही है। बिल्कुल। समावेशिता अब बोर्डरूम की प्राथमिकता है। जब आप समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को रोजगार देते हैं तो सरकार सीधे आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रही है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। और जहां तक जीसीसी के लिए 7,500 रुपए की सब्सिडी का सवाल है, सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जीसीसी की नौकरियां हाई स्किल्ड होती हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी करता है तो वो ज्यादा टैक्स देता है। हाँ, और स्थानीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा खर्च भी करता है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, वो टॉप 1% टैलेंट का हिस्सा होता जो शायद पलायन करके विदेश चला जाता। और इस पलायन को रोकने के लिए एक और बहुत ही चतुर कदम उठाया गया है। पहले सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ये नियम था कि कंपनी का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। 250 करोड़ वाला नियम? हाँ, कम से कम 250 करोड़ रुपए का निवेश होना जरूरी था। लेकिन अब छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए, जिन्हें हम एसएमई कहते हैं, इस सीमा को घटाकर सिर्फ 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं, बल्कि स्थानीय एसएमई देते हैं। बिल्कुल। जब आप 25 करोड़ के निवेश वाली एक स्थानीय टेक कंपनी को भी ये सब्सिडी देते हैं, तो आप उसे ये ताकत देते हैं कि वो एक होनहार इंजीनियर को बेंगलोर या टोरंटो के स्तर की सैलरी ऑफर कर सके, जिससे टैलेंट वहीं रुक जाएगा। ये सीधे तौर पर टैलेंट को राज्य की जड़ों से बांधने का काम करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने पिक एंड चूज की लचीली नीतियां देखी, मोहाली का टेक विजन देखा और मानव पूंजी को रोकने के वित्तीय मॉडल भी समझे। लेकिन क्या ये सभी रणनीतियां असल जिंदगी में काम कर रही हैं? या ये सिर्फ किसी योजनाकार के लैपटॉप पर बने सुंदर प्रेजेंटेशंस तो हैं? ये सवाल तो लाजमी है। इस सवाल का सबसे बड़ा और ठोस जवाब हमें मार्च 2026 के इन्वेस्टर्स समिट के नतीजों में मिलता है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि समिट के उद्घाटन के दिन ही राज्य को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बाजार इस नई नीति पर भरोसा कर रहा है। और ये सिर्फ घरेलू निवेशकों तक सीमित नहीं था। यूके, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ विशेष सत्र आयोजित किए गए। हाँ, दस्तावेजों में यूके की एक कंपनी 3 एसोसिएट्स का जिक्र है, जो 1,407 करोड़ रुपए का एक डिजिटल इकोनॉमी प्रोजेक्ट लगा रही है। जी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ब्रिटिश कंपनी जिसके पास भारत में निवेश करने के लिए दर्जनों विकल्प हैं, वो पंजाब को क्यों चुन रही है? इसका जवाब उन सभी कड़ियों को जोड़ने में है जिन पर हमने अभी चर्चा की है। 3 एसोसिएट्स जैसी कंपनी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? उन्हें चाहिए सबसे सस्ती इंडस्ट्रियल पावर। उमा एक ऐसा इकोसिस्टम जहां उन्हें पैंग्यो स्टाइल का कलकट भवन मिले, और यूजीएस जैसी सब्सिडी जो उन्हें उच्च कुशल कर्मचारियों को काम पर रखने में आर्थिक मदद दे। सब कुछ एक जगह। बिल्कुल। पंजाब इस समय उन्हें ये पूरा पैकेज एक साथ दे रहा है। सही कहा। लेकिन इतने सारे हाईटेक और विदेशी निवेशों के बीच समिट का एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने मुझे सच में रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट? ये चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक 500 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य धान के कचरे या पैडी वेस्ट को इथेनॉल में बदलना है। पराली वाला मुद्दा। हाँ, हम सभी जानते हैं कि पराली जलाना उत्तर भारत के लिए हर सर्दियों में एक कितना बड़ा पर्यावरणीय संकट बन जाता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे एक बहुत बड़ी पारिस्थितिक और राजनीतिक चुनौती को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करके एक व्यापारिक अवसर में बदला जा रहा है। वो कैसे? देखिए, समस्या ये नहीं है कि किसान पराली जलाना चाहते हैं। समस्या ये है कि उनके पास अगली फसल बोने के लिए समय बहुत कम होता है। हाँ। और खेत साफ करने का सबसे सस्ता तरीका आग लगाना है। हाँ, क्योंकि उसे काटना और हटाना बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल। वो धान का कचरा उनके लिए एक आर्थिक बोझ है। करोड़ रुपए के प्लांट में सेल्यूलोसिक इथेनॉल एक्सट्रैक्शन तकनीक का इस्तेमाल होता है। सेल्यूलोसिक इथेनॉल एक्सट्रैक्शन? जी। ये प्लांट उस कृषि कचरे को खरीदता है और रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उसे जैव ईंधन
यानी बायो इथेनॉल में बदल देता है। अरे वाह! जैसे ही आप उस कचरे की एक कीमत तय कर देते हैं, वो कचरा किसान के लिए एक संसाधन बन जाता है। अब किसान उस पराली को जलाएगा नहीं, क्योंकि उसे बेचने से उसे पैसे मिलेंगे। मतलब कचरे से कमाई। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट पर्यावरण की रक्षा करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधे पैसे इंजेक्ट कर रहा है। ये सच में एक ऐसा समाधान है जो समस्या की जड़ पर प्रहार करता है। ये सिर्फ प्रदूषण कम करने की अपील नहीं है, बल्कि ये एक सीधा आर्थिक इंसेंटिव है। एकदम सही। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने इस गहन विश्लेषण में देखा कि कैसे 2022 से लेकर अब तक 1.55 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश प्राप्त करके पंजाब ने खुद को पूरी तरह से रीब्रांड किया है। ये नीति 3 मुख्य स्तंभों पर एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन बनाती है। पहला है हाईटेक, जहां मोहाली का विकास, टाटा का ग्रीन प्लांट और सस्ते डेटा सेंटर्स शामिल हैं। दूसरा है हाई सोशल, जहां ईजीएस सब्सिडी के जरिए विविधता और रोजगार को सीधे वित्तीय लाभ से जोड़ा जा रहा है। और तीसरा है हाई सिक्योरिटी, जहां बॉर्डर एरिया में 25% बोनस और 168 करोड़ के ग्रामीण लॉजिस्टिक्स निवेश से विकास को राज्य के कोने-कोने तक पहुंचाया जा रहा है। और इन तीनों स्तंभों को मिलाने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है। पंजाब ने एक ऐसा कारोबारी माहौल तैयार कर दिया है जहां नियम मानना और राज्य के समावेशी विजन के साथ चलना निवेशकों के लिए कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ अनुपालन आर्थिक रूप से फायदेमंद है, यानी कंप्लायंस इज फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग। इस विषय को गहराई से समझने वालों के लिए ये इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि पंजाब आज दुनिया के सामने एक जीता जागता ब्लूप्रिंट पेश कर रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे कोई भी पारंपरिक अर्थव्यवस्था अपने कमजोर वर्गों को पीछे छोड़े बिना भविष्य की हाईटेक अर्थव्यवस्था की ओर एक सफल छलांग लगा सकती है। एकदम सही। और इसी के साथ हम अपने इस गहन विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि इस डीप डाइव को सुनने वाले धान के कचरे को इथेनॉल में बदलने वाले उस 500 करोड़ के पायलट प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और सोचें। जी। ये एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार मन में जगाता है। अगर कचरे को ईंधन में बदलने का यह मॉडल बड़े पैमाने पर सफल हो जाता है, तो क्या भविष्य में दुनिया के सभी कृषि प्रधान राज्य अपनी जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे? बहुत गहरी बात है ये। क्या ऐसा हो सकता है कि खेतों से निकल